गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे बेटा, आप लोगों की जो सेकंड यूनिट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आप लोग पहली यूनिट है आपकी पूरी हो चुकी है, जो फसलोत्पादन थी। क्या थी? फसलोत्पादन। उसमें केवल हम फसलों के बारे में, जितनी भी फसल थी आपके सिलेबस में उतनी आपको बता दी गई हैं। सेकंड जो फर्स्ट इकाई थी वो 20 अंक की थी। कितने अंक की थी? 20 अंक की थी। हर लेसन के आपको या हर चैप्टर के आपको अंक बता दिए गए हैं। कुल मिलाकर 20 अंक होते हैं फर्स्ट यूनिट के। इसके बाद में देखना बेटा, जो सेकंड यूनिट है आपकी हॉर्टिकल्चर। पहली यूनिट आपने एग्रोनॉमी देखी है, दूसरी यूनिट है हॉर्टिकल्चर, जिसको आप उद्यान विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यान विज्ञान कहते हैं। यह है 18 अंक की है। कितने अंक की है? 18 अंक की है। अब आप लोग आज जो देखेंगे वो लेसन नंबर 10 देखेंगे। लेसन नंबर 10 वो 6 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 6 अंक का होगा। अब देखिए बेटा, जो 10वां लेसन है आपका वो है फलोत्पादन। जैसे फसलोत्पादन के बारे में आपने पहले पढ़ा, उसी प्रकार से आज आप लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं? फलोत्पादन, जिसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर केवल हम फलों वाले पौधों का ही अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? फलों वाले पौधों का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? विभिन्न प्रकार के जितने भी फल वाले आपके सिलेबस में दे रखे हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कितने अंक का होगा? 10वां लेसन 6 नंबर का होगा। अब 6 नंबर के अंदर जितने भी आपके फल वाले पौधे हैं उनमें जो भी बिंदु हैं उनमें से प्रश्न बोर्ड उठा सकता है। और विशेष रूप से ध्यान देवें जेट वाले छात्र, बहुत सारे प्रश्न हॉर्टिकल्चर से आएंगे। तो आप लोग जहां भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी या फिर आप लोगों को मैं बिंदु बताऊंगा उसको याद करना बेटा, क्योंकि ये बहुत अति आवश्यक है। ये छोटी छोटी आप लोग देखिए बेटा, ऑनलाइन कक्षा में आप अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अध्ययन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कौन सा बिंदु इंपोर्टेंट है उसके हम मार्क लगा लें, और आप लोग अच्छी प्रकार से उसका अध्ययन करके अब आप हैं जितनी भी एग्रीकल्चर संबंधित कंपटीशन है उसमें आप लोग फाइट कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं, कोई बाहर से नहीं। यदि स्टूडेंट अपने सिलेबस को पूर्ण करता है तो उससे प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। आपको यहाँ पर बहुत सारे जेट वाले स्टूडेंटों को बहुत सारे प्रश्न बताए जाएंगे। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहना। तो देखना बेटा, मैं शुरू करता हूं, इसको स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आपके पहली फसल है 10वें लेसन में, पहली फसल है आम। देखिए, आम के बारे में जानकारी प्राप्त करना, नाम से पता भी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा रस एकत्रित होता है और स्वाद में बहुत मीठा होता है। इसलिए इसका नाम क्या दिया है? आम दिया है। क्या नाम दिया है? आम। इसका जो जितना भी भाग है वो रसीला होता है, और ये रसीला और साथ में मीठा भी है, खट्टा भी है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। ये स्वाद को स्वादिष्ट करती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है? आम। देखिए बेटा, इसको अंग्रेजी में हम मैंगो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मैंगो के नाम से जानते हैं।
MANGO। तो यहां पर शुरू करने से पहले आप लोग इस चैप्टर का लेसन का नाम भी लिख सकते हैं, फ्रूट। क्या? फ्रूट प्रोडक्शन। फ्रूट प्रोडक्शन, फसलोत्पादन। फसलोत्पादन के अंदर हम पहली फसल देख रहे हैं आम। किसकी फसल देख रहे हैं? आम। या हम आम की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस क्षेत्र में ये ज़्यादा अपनी ग्रोथ करता है, प्रोडक्शन देता है। तो हम इसकी विभिन्न जो जितने भी बिंदु हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से आपने फसलों के बारे में अध्ययन किया है उसी प्रकार से हम इस पोमोलॉजी में जितने भी फ्रूट्स हैं उनकी हम जैसे इम्पोर्टेंस देखेंगे। इम्पोर्टेंस के बाद में क्लासिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जलवायु है, मृदा है, प्रोपोगेशन है, ठीक है ना, कीट एवं व्याधियां हैं, वेराइटीज हैं, जितनी भी किस्में, उन्नत किस्में, वेराइटी। इसके बाद में आप लोग इसका कीटों का नियंत्रण करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में आप लोग इसके उपज बताएंगे कि प्रति प्लांट कितना होता है, 1 हेक्टेयर में कितना होता है। तो ये चीजें आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे ना तो आप लोग एक भी पर्सन गलत नहीं करेंगे। देखना बेटा, इसको ध्यान से देखना। तो पहली फसल ले रहा हूं मैं आम, जिसका नाम है मैंगो। इसका वानस्पतिक नाम देखिए, बॉटनिकल नेम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वानस्पतिक नाम। इसका वानस्पतिक नाम है मेंजीफेरा। मेंजीफेरा, यहां पर देखना मेंजी, ये देखिए आप लोग मेंजीफेरा इंडिका। क्योंकि वंश और जाति को अलग अलग दर्शाना है, अन्यथा गलत हो जाएगा बेटा। ये लिलियस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, मेंजीफेरा इंडिका। इसका परिवार है, फैमिली, वो है एनाकार्डेसी। एनाकार्डिएसी, ये देखिए इसके एनाकार्डेसी, ठीक है ना। अभी देखना आप लोग, एनाकार्डिएसी, एनाकार्डिएसी, ठीक है ना। इसके बाद में देखना बेटा, एनाकार्डिएसी के बाद में देखिए आप लोग एनाकार्डिएसी, परिवार इसका एनाकार्डिएसी है। इसके बाद में देखना इसका ओरिजिन भारत और बर्मा है, ठीक है ना। भारत कहिए, इसका उत्पत्ति स्थान कहां है? भारत, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए बेटा, इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 40। यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे आप लोग, सबसे पहले वानस्पतिक नाम दे रखा है मेंजीफेरा इंडिका, फैमिली एनाकार्डिएसी, क्रोमोसोम संख्या 2n बराबर 40। इसके बाद में देखिए आप इस फ्रूट का प्रकार कैसा है, फल का प्रकार, फ्रूट टाइप, फल का प्रकार, इसको हिंदी में फल का प्रकार कहते हैं। तो इसके प्रकार कैसा होता है? अस्थिल। ये कई बार जेट के अंदर पूछा हुआ है, इस आम के फल का प्रकार कैसा होता है? अस्थिल होता है, अस्थिल, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? ड्रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रूप। क्या कहते हैं?
ड्रुप। ठीक है ना, इसको याद रखना। कई बार जेट के अंदर प्रश्न आया हुआ है कि आम के फल का प्रकार कैसा होता है, अस्टिल होता है। देखना आप लोग 5-7 साल के पेपरों में देखना, जेट वाले में प्रश्न जरूर मिलेगा आपको कि आम के फल का प्रकार कैसा है, अस्टिल है। इसके खाए जाने भाग को क्या कहते हैं, देखना, इडिजिबल पार्ट। क्या कहते हैं, इडिजिबल पार्ट। एक बार बताऊंगा इसकी अंग्रेजी, उसके बाद में आप लोग याद रखना। EIDIBLE, इडिबल पार्ट। ठीक है ना, खाए जाने वाला भाग। खाए जाने वाला भाग क्या है, EDIBLEPART, पार्ट, खाए जाने वाला भाग। मध्य फल भित्ति क्या है, मध्य फल भित्ति, जिसको मीजोकार्प के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मीजोकार्प, मध्य फल भित्ति। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में मीजोकार्प के नाम से जानते हैं, मीजोकार्प, है ना, मीजोकार्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के अंदर, क्योंकि कई बार अंग्रेजी के अंदर या इंग्लिश के अंदर इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर मध्य फल भित्ति को पूछ लिया जाता है। बच्चे गलत कर देते हैं कि आम के खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो एक तो दे देता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा जेट के अंदर, चाहे वो ICR का हो चाहे जेट का हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो इसके अंदर इंग्लिश दे दिया, जैसे मीजोकार्प। बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि मीजोकार्प क्या आ गया, क्योंकि आपने हिंदी पढ़ी है, मध्य फल भित्ति पढ़ी है, तो गलत कर देते हैं इसको। इस प्रकार से ऐसे भी दे सकता है मीजोकार्प। ठीक है ना, क्योंकि इसकी इंग्लिश यहां इस रूप में बनाकर भेज दिया है, गलत प्रश्न कराने के लिए। इस प्रकार से बच्चे की योग्यता देखने के लिए इसको इस रूप में भेज देता है प्रश्न को, मीजोकार्प। ये कई बार मीजोकार्प इस रूप में आया हुआ है प्रश्न, और आप लोग गलत कर देते हैं। तो आप लोग अच्छी प्रकार से ध्यान रखना बेटा। इसके बाद में देखना आप लोग इंपोर्टेंस, इसका महत्व देखिए। हमारे देश में उगाए जाने वाले फलों में क्या, भारत में, हमारा देश कौन सा हो गया, भारत में उगाए जाने वाले फलों में आम सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। इसलिए आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। आम फलों का राजा है। नाम सुना होगा आपने, कई बार प्रश्न उठकर आ जाता है कि फलों का राजा कौन है, आम है। ठीक है ना, क्योंकि इसका ज्यादा क्षेत्रफल भारत में ही है। यहां देखना, इसको नाम दिया कि हमारे देश में उगाए जाने वाले फलों में आम सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस कारण इसे फलों का राजा भी कहते हैं। इस कारण क्या कहते हैं, फलों का राजा। आम उत्पादन में भारत का आम उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ये देखिए बेटा, कई बार प्रश्न उठकर आ जाता है कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है आम उत्पादन में, तो यहां देख लीजिए आप लोग, प्रथम स्थान है।
कहां है? प्रथम स्थान। इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं कि आम फलों का राजा, इसमें कई प्रश्न उठकर आएंगे, इसको याद करना। आम फलों का राजा है, आम उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके बाद में देखना विटामिन ए व सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है ना बेटा? ये देखिए विटामिन, आपके यहां नोटबुक में केवल ए बता रखा है बोर्ड सिलेबस में, लेकिन इसमें विटामिन ए व सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि ये खट्टा फल भी है। इसके जो कच्चा फल है उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा की पाई जाती है। आप लोगों को एक हिंट दे रहा हूं, उसको याद रखना बेटा। एक ट्रिक्स है, जिस फल को खाने के बाद में या किसी भी जैसे फल है या सब्जी है जिसको हम खाते हैं, खाने के बाद में कच्ची अवस्था में या पकने के बाद में हम खाते हैं, तो खाने के बाद में हमारे मुंह से सी की आवाज आई, उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाई जाती है, किस फल में पाई जाती है? आंवले में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? आंवले में। ठीक है ना? जिसको आप अपनी भाषा में आंवला बोलते हैं, वैसे इसका नाम इंडियन गुसबेरी है। इंडियन गुसबेरी किसका नाम है? आंवले का नाम है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिए, आम में विटामिन ए व सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। आम का उपयोग देखिए, उपयोग अचार नहीं होता है, आप लोग अचार बोलते हैं, लेकिन अचार, ठीक है ना? इसको शुद्ध कीजिए आप लोग, अचार। इसके बाद में अमचूर, क्योंकि कच्चे आम से अमचूर तैयार किया जाता है, अमचूर। ठीक है ना? इसके बाद में चटनी, इसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। चटनी व मुरब्बा और स्क्वैश। ठीक है ना? स्क्वैश, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? पानक। क्या कहते हैं? पानक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वैश। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पानक कहते हैं। ठीक है ना? इसके बाद में देखेंगे कि आम का उपयोग अचार, अमचूर, चटनी, मुरब्बा, स्क्वैश आदि उत्पाद बनाने में किया जाता है। क्या लिखेंगे? आदि उत्पाद बनाने में किया जाता है। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, आम से अचार है, अमचूर है, चटनी है, स्क्वैश है, मुरब्बा है, आदि उत्पाद बनाने में किया जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना? कई बार पूछ लेते हैं कि आम से क्या क्या बनाया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस से स्क्वैश भी बनता है। ठीक है ना? इसके बाद में देखना बेटा, आपने इंपोर्टेंट्स की जानकारी प्राप्त कर ली है, उसके बाद में सीधे आ जाइए आप लोग क्लाइमेट। क्लाइमेट, जलवायु। आम की सफल खेती के लिए उष्ण व उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। हाँ, तर व गर्म व तर जलवायु की आवश्यकता होती है। देखिए यहां पर मैं उष्ण और उपोषण, उष्ण व उपोषण जलवायु की आवश्यकता
इसकी सफल खेती के लिए उष्ण व उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या उष्ण व उपोष्ण जलवायु श्रेष्ठ होती है। इसको जैसा भी आप लोग शॉर्ट बना चाहें वैसे आप लोग अपना उत्तर बना सकते हैं, या फिर उष्ण व उपोष्ण भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। क्योंकि इसकी जैसे प्रश्न आएंगे तो आपसे पूछेंगे कि आम की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। वही 4 बिंदु होंगे, उन 4 बिंदुओं के हिसाब से आपको उत्तर देने होंगे। जैसे मैंने आपको फसलों में बताया था बेटा, उसी प्रकार से इसमें फ्रूट प्रोडक्शन में जितनी भी आपकी फसल आएगी उनका इसी प्रकार से आपको उत्तर देना होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये भी कितने अंक का है बताया था मैंने आपको, 6 अंक का है। कितने अंक का है? 6 अंक का। कौन सा चैप्टर? 10वां लेसन, इसका नाम है फ्रूट प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद में देखना, आप क्लाइमेट में देख रहे हैं तो इसमें देखना कि उष्ण व उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। और यहां पर देखना, एक कोष्टक में डाल रहा हूं, जून से सितंबर, सॉरी, हाँ, जून से सितंबर, जून से सितंबर, सितंबर, ठीक है ना। जून से सितंबर तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3-4 महीने बारिश रहती है। जून से सितंबर तक पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। ये देखिए बेटा, आप अपने दिमाग में ये भी एक बिंदु रखिए अलग से कि जून से सितंबर माह तक पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र आम की खेती के लिए अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में आम सफलतापूर्व सक्सेसफुल है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्लाइमेट वही मिलेगी, उष्ण व उपोष्ण जलवायु, जहां जून से सितंबर माह तक पर्याप्त वर्षा रहती है। वहां पर आप लोग आम की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं, निसंकोच कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त होता है। देखना बेटा, पौधे की वृद्धि के लिए यहां पर देखना, क्लाइमेट में पौधे की वृद्धि के लिए 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, यहां पर टेम्परेचर T लगा देता हूं, टेम्परेचर तापमान की आवश्यकता होती है। देखा आपने, पौधे की वृद्धि के लिए 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखना बेटा, आप लोगों को मैं फैक्ट बता रहा हूं, आप लोगों को फैक्ट पर्सन बता रहा हूं कि इसमें पौधे की वृद्धि के लिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यहां पर आपको दिया है, बहुत सारी नोटबुक में 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बता रखा है, लेकिन यदि आप लोगों को जेट के अंदर प्रश्न पूछता है तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपके यहां नोटबुक में कितना दिया है? 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है ना। इसके बाद में देखना बेटा, आर्द्रता, यह भी कई बार पूछ लेता है कि आम की फसल के लिए आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। आर्द्रता 60 से 70%, कितनी? 70% होनी चाहिए, तो इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। इसके बाद में देखना मृदा, जिसको आप लोग सोइल के नाम से जानते हैं, सॉइल मृदा, इसकी सफल खेती के लिए बलुई दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा श्रेष्ठ होती है, ठीक है ना।
इसकी सफल खेती के लिए बलुई दोमट मृदा श्रेष्ठ होती है या अच्छी होती है। इसके साथ में देखना भूमि का पीएच मान, भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। ठीक है ना। यहां पीएच मान कितना बताया मैंने, 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। इसके साथ में देखना भूमि कंकरीली पथरीली नहीं होनी चाहिए, भूमि में जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, भूमि उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। ये चीज इसके अंदर जितने भी 2-3 शब्द हैं तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना। या आप लोग खेती कर रहे हैं तो इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे कि ये मृदा बलुई दोमट मृदा है कि नहीं, क्योंकि आम की खेती के लिए तो कौन सी बताई है हमारे को, बलुई दोमट मृदा। यहाँ की भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य है कि नहीं, क्योंकि ये जो पीएच मान है वो फसल का उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। यही बिंदु सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अंदर। अगर मृदा का पीएच मान सही है तो चाहे फलोत्पादन हो चाहे फसलोत्पादन हो, यही इसकी कमी होती है। यदि कम रहता है उस फसल के लिए तो नुकसान है, अधिक होता है तो नुकसान है। तो इसका जो सिस्टम है वो सही होना चाहिए। इसके लिए आप जैसे अम्लीय भूमि है तो चूना मिलाइए आप लोग, ठीक है ना। अगर क्षारीय है तो जिप्सम मिला रही है आप लोग। तो ये जो आप लोगों को सुधार दे रखा है भूमि का, तो आप लोग इसकी भूमि का सुधार करके आप लोग अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में देखिए बेटा, आप लोग इंपोर्ट वेराइटी, उन्नतशील किस्में, उन्नतशील या उन्नत किस्में, उन्नत किस्में, इंपोर्ट वेराइटी। ठीक है। इस इंपोर्ट वेराइटी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी किस्में बुआई के लिए उपयुक्त है या बोने के लिए उपयुक्त है। तो देखना चौसा, लंगड़ा, ये लंगड़ा अभी तक चल रहा है, अभी तो शायद रुक गया होगा, लेकिन अभी पिछले 5-7 रोज तक चल रहा था ये, पीछे वाले महीने में चल रहा था ये। अब तो शायद मेरे हिसाब से इसको कोल्ड स्टोरेज कर रखा होगा। बाकी लंगड़ा है, चौसा, दशहरी, ठीक है ना, दशहरी, मल्लिका, नंबर 5वां मल्लिका के बाद में देखेंगे आप लोग। ये जितना भी आप लोग इस बिंदु के हिसाब से चल रही हैं तो बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं बेटा। जिस प्रकार से मैंने इसका सिस्टम से क्लासिफिकेशन किया है, इसके बाद में इंपॉर्टेंस बताया है, इंपॉर्टेंस के बाद में क्लाइमेट बताइए आपको, फिर सॉयल, फिर इसके बाद में इंपोर्ट वेराइटी। इसके बाद में देखना आप लोग ये अल्फांसो, यहां पर देखना, ये 5वां नंबर यहां पर ले लेता हूं, अल्फांसो। ठीक है ना, अल्फांसो, जिसको हम हापुस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हापुस। क्या है? हापुस। हापुस, इस किस्म को हम हापुस के नाम से भी जानते हैं, जो भारत में निर्यात करने के लिए सबसे बढ़िया किस्म है। निर्यात के लिए ध्यान रखना, कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है, आईसीआर के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। अल्फांसो, जिसका नाम हापुस है, जो भारत में निर्यात करने वाली किस्मों में सबसे बढ़िया किस्म है अल्फांसो। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके बाद में आम्रपाली, इसके बाद में क्या है? 6 नंबर पर है आम्रपाली, आम्रपाली। ठीक है। इसके बाद में 7 नंबर पर देखिए आप, 7 नंबर पर देखेंगे पूसा अरुणिमा, पूसा अरुणिमा,
पूषा अरुणिमा। इसके बाद में देखना 8वें नंबर पर है पूषा सूर्या। ठीक है ना, पूषा सूर्या, पूषा श्रेष्ठ, पूषा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। इसके बाद में देखना बेटा, पूषा श्रेष्ठ के बाद में देखना आप लोग पूषा प्रतिमा, प्रतिभा। ठीक है, प्रतिमा नहीं प्रतिभा, पूषा प्रतिभा। ठीक है ना, ये किसमें कहां से निकली है? ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से निकली हुई किस्म है। ये ध्यान रखना, पूषा अरुणिमा है, पूषा सूर्य है, पूषा श्रेष्ठ है, पूषा प्रतिभा है। ठीक है ना, इसके बाद में देखना सिंधु, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंधु। ये 11वें नंबर पर है सिंधु, जो गुठली रहित है या बीज रहित है। ये एक संकर किस्म है। क्या है? संकर किस्म है। ये क्या है? संकर किस्म। आप लोगों से पूछ सकता है कि आम की संकर किस्म कौन सी है? सिंधु है। ये रत्ना और अल्फांसो, रत्ना क्रॉस अल्फांसो, अल्फांसो से संकर कराकर सिंधु निकाली गई है। इसमें गुठली होती तो है, वैसे ये बीज रहित है, ध्यान रखना, लेकिन इसकी गुठली होती है। आप लोगों को ये भी बता देता हूं 6 ग्राम। ठीक है ना, 6 ग्राम तक इसकी गुठली होती है, जो न के बरोबर है बेटा। ठीक है ना, जिसको आप लोग बहुत सारे व्यक्ति इसको खा जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं रहता है 6 ग्राम का इस आम में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और नॉर्मल होती है वो। ठीक है, रस की भांति ही होती है वो। इसलिए ये सिंधु जो आम की किस्म है वो संकर किस्म है, रत्ना और अल्फांसो से संकरण कराकर तैयार की गई है, जिसका नाम है सिंधु, जिसको आप लोग बीज रहित कह सकते हैं। बीज रहित, ये लीजिए यहां लिख दिया मैंने, बीज रहित किस्म कौन सी है आम की? सिंधु। ठीक है ना, इसके बाद में देखना आपने यहां पर एक किस्म और देखना, तोतापुरी, तोतापुरी। और अगली किस्म है केसर, केसर। ठीक है ना, ये बहुत मीठा आम होता है। वैसे सबसे मीठा आम कौन सा होता है? चौसा। कौन सा होता है? चौसा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। तो मैंने देखना चौसा है, लंगड़ा है, दशहरी है, मलिका है, अल्फांसो है, जिसको हाफूस कहते हैं, निर्यात के लिए सबसे बढ़िया किस्म है। इसके बाद में देखना आम्रपाली, पूषा अरुणिमा, पूषा सूर्या, पूषा श्रेष्ठ, पूषा प्रतिभा, जो ICAR से निकली हुई है। सिंधु, ये संकर किस्म है, इसको बीज रहित कहते हैं। ये रत्ना और अल्फांसो से संकर कराकर तैयार किया गया है। इसमें जो बीज होता है वो 6 ग्राम का होता है, गुठली जिसको बोलते हैं आप लोग। क्या बोलते हैं? गुठली। इसके बाद में तोतापुरी और केसर। ठीक है ना, इसके बाद में देखिए बेटा इसका प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन जिसको आप लोग कहते हैं प्रवर्धन। प्रवर्धन, प्रवर्धन किससे होता है इसका प्रवर्धन? बीज व वानस्पतिक विधियों द्वारा। ये लो साहब, बीज व वानस्पतिक विधियों द्वारा प्रसारण किया जाता है, किया जाता है। ये जेट वाले बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें जितनी भी यहां पर प्रश्न बने हैं उनको ध्यान देवे आप लोग। ठीक है ना,
तो यहां पर मैंने इसका प्रोपगेशन बताया, प्रवर्धन जिसको आप लोग प्रसारण भी कहते हैं, तो इसको आप लोग बीज व वानस्पतिक विधियों द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी जो भी प्रोपगेशन की विधियां हैं वो हम कल बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।